हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं द टुमारो वॉर को। Second chances are really hard to come by. Light him up! अब क्या कहूं इस फिल्म के बारे में। एलियंस, टाइम ट्रैवल, अमेरिका ट्राइंग टू सेव द वर्ल्ड, डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व्ड, अमेरिका टेकिंग द लीड एंड एंड में सारी मुश्किलों के बावजूद किसी भी तरह अमेरिका एक्चुअली दुनिया को बचा लेता है। कुछ नया लगा आपको इसमें? नहीं ना? बस यही प्रॉब्लम है इस फिल्म का कि कुछ भी नया नहीं है। जब आप ये फिल्म देखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें आप पता नहीं कितनी फिल्म्स में देख चुके हैं। और एक चीज़ समझ में नहीं आती, अमेरिका कब तक दुनिया को बचाता रहेगा? मतलब इतने सालों से अमेरिका दुनिया को बचा ही रहा है, और ये एलियंस कब तक आते रहेंगे और ये अमेरिका को अटैक करेंगे और किसी को अटैक नहीं करेंगे? और दुनिया में कोई कंट्री कैपेबल नहीं है इन एलियंस के साथ लड़के दुनिया को बचाने को, सिवाय अमेरिका के। अब ये बात तो आज के दिन में तो बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब अमेरिका क्या बचाएगा दुनिया को? अब सबसे बड़ा क्राइसिस दुनिया में जो आया है लास्ट 1.5 साल में, कोविड, उसमें तो अमेरिका कुछ कर नहीं सका। दुनिया को बचाना दूर की बात, वो खुद को भी ढंग से बचा नहीं सके। इनफैक्ट बचाना तो दूर की बात, उन्होंने तो वैक्सीन डेवलपमेंट का प्रोसेस ही ब्लॉक कर दिया कई कंट्रीज के लिए। तो ये बात आज के दिन में कि अमेरिका इज द सेल्फ प्रोनाउंस्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, जो कोई भी विपदा में, कोई भी आफत में इज विलिंग एंड वेटिंग टू सेव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी, बिल्कुल हजम नहीं होती। Our enemy is smarter, faster, and stronger than you can possibly imagine. अब बहुत हो चुका। एटलीस्ट अमेरिका को अपने फिल्म्स में कुछ तो नया ट्राई करना चाहिए। किसी और को तो बचाने दो दुनिया को। आप कब तक इस बात का ठेका लेके बैठे रहोगे? वो भी खास करके जब एक्चुअल में आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो। ये तो रहा सवाल दुनिया को बचाने का। जिस कंट्री से वायरस ओरिजिनेट हुआ है, आप उस कंट्री को कोई ढंग से वार्निंग भी नहीं दे पाए। लाइक आई सेड, ये जब रियलिटी इतनी दूर है रील से, तो बात कुछ हजम नहीं होती। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, इस फिल्म के स्टार कास्ट के लिए सबसे बड़ा विलेन वो एलियंस नहीं होने चाहिए, वो स्क्रिप्ट राइटर होने चाहिए जिसने स्क्रिप्ट लिखी। उनको लड़ाई तो उससे करनी चाहिए कि क्या लिखा है। फिल्म शुरू होती है एक फुटबॉल मैच से, जो बाप बेटी देख रहे हैं, जो कि बाप का रोल प्ले कर रहे हैं क्रिस्टोफर प्रैट। वो अपनी बेटी के साथ एक फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे हैं। अचानक से फुटबॉल मैच के बीच में फ्यूचर से कुछ लोग आते हैं और आज की पॉपुलेशन को ये वार्न करते हैं कि 30 साल बाद ये प्लेनेट खत्म हो जाएगा, बिकॉज एक एलियन स्पीशीज है जिन्होंने इस वर्ल्ड को इन्वेड कर दिया है। वाइट स्पाइक्स नाम है उनका, और इस वजह से उन्हें आज की दुनिया से कुछ लोग चाहिए जो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके उस एलियन स्पीशीज से लड़ें। अब इसका लॉजिक ये है कि जो टाइम ट्रेवल करेंगे वो लोग होंगे जो उस साल में, यानी कि 2048 में जिंदा नहीं है, और जो उनको रिक्रूट करेंगे वो लोग होंगे जो आज की दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, ताकि वक्त का जो नॉर्मल संतुलन है, द नेचुरल नेचर ऑफ टाइम इज नॉट इंटरप्टेड। ये इसका लॉजिक है। तो ऑब्वियसली टाइम ट्रैवल होता है, क्रिस प्रैट ट्रैवल करते हैं, वो लीड करते हैं इस मिशन को, क्योंकि वो पास्ट में इराक वॉर में एक सोल्जर रह चुके हैं और आज के दिन में वो बायोलॉजी टीचर हैं। वहाँ पे जब वो फ्यूचर में जाते हैं, वो किसको मिलते हैं? वो अपनी ही बेटी को मिलते हैं, जो अब एक टॉप साइंटिस्ट है। जो बचे कुचे चुनिंदा लोग जिंदा हैं दुनिया में, उसमें से एक उसकी बेटी है। अब उसकी बेटी की मदद से वो एक टॉक्सिन बनाते हैं जिससे ये एलियंस कंप्लीटली म्यूटेट हो सकते हैं, मर सकते हैं। वो टॉक्सिन वो फ्यूचर में जाके लेते हैं और आज के दौर में लेके आते हैं, ताकि फ्यूचर में उनकी बेटी जिंदा रह सके। आज के दौर में जब वो लाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये जो एलियंस हैं, ये कई सालों से पनप रहे हैं रशिया में। मतलब उनको 25-30 साल लग गए पूरी तरह से रिप्रोड्यूस होके अटैक करने को दुनिया को। तो रशिया जाते हैं एक कोवर्ट मिशन में और उस टॉक्सिन की मदद से उन एलियंस को ख़त्म करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आपको कहानी सुन के समझ ही आ गया होगा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ तक कि जो एलियंस इन्होंने बनाए हैं, वो भी दे आर लाइक 6-legged canines which are completely mutilated and जिनके फैंग्स हैं, जिनसे वो कुछ शार्प ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं लोगों पे। नथिंग इम्प्रेसिव even about the look of these aliens. And like I said, एज ऑफ टुमारो, इंडिपेंडेंस डे, 90s में कई ऐसी फिल्में बन चुकी है जिससे इसने इंस्पिरेशन लिया है।
बट आज के दौर में इस तरह की फिल्म जरा भी मज़ा नहीं आता. Christopher Pratt, I must add, has done a great job. He's very sincere and he's the only person who makes this film slightly convincing, who brings at least an iota of sincerity in his performance, who looks credible. But had Chris Pratt not been there, this film would have been a complete washout. I would give this film a rating of 3.5 on 10. Like I said, because of the bloated screenplay, because of the absolute lack of novelty in the script, and the fact that it is over 2 hours long only adds to the mess. So, like I said, very poorly executed. The rest of the cast comprises of J.K. Simmons, Jonas Stravosky, who plays the role of the daughter of Chris Pratt in the future, and Betty Gilpin, who plays the role of Christopher Pratt's wife. J.K. Simmons is excellent as usual. Jonas Stravosky also does a fairly good job. But like I said, apart from this, there is nothing much to write home about. I would advise you to strictly give this film a miss and watch it only if you have nothing else to do. That's all from my side. I hope you like our review. Please do follow our channel for more such reviews, and I would love to hear your comments in terms of what you think of the film if you have actually seen it. But like I said, avoid.